देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अभी 6 टॉपिक साथ में चलेंगे एंड तुम्हारे वीक में 5 से 6 दिन लेक्चर्स होने वाले एज कम्पेयर टू अर्लियर 3 डे लेक्चर, राइट? तो हर दिन अगर तुम्हारा लेक्चर होगा तो तुम्हें छुट्टी के दिन काफ़ी कम मिलने वाले, और 6 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें टाइम भी उतना तो चाहिए रहेगा ना, एटलीस्ट तुम होमवर्क कर पाओ एंड लेक्चर में जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसके तुम नोट्स प्रिपेयर कर पाओ। तो उसी के लिए थोड़ा सा अपना जो हैबिट है वो थोड़ा सा अभी डेवलप करना शुरू कर दो। जैसे मान लो जिस दिन तुम्हारे आईआईटी के लेक्चर्स हो रहे, व्हाट इज द टाइमिंग्स फॉर द आईआईटी लेक्चर्स? So 8 to 1:30. 8 to 1:30. 8 to 1:30। 8 to 1:30 में तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम्हारा टारगेट है कि लेक्चर्स अटेंड करो, अच्छी तरीके से सारी चीजें समझने की कोशिश करो जो भी तुम्हें लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, ये तुम्हारा टारगेट होगा। तो दीज आर आईआईटी लेक्चर्स जो तुम अटेंड करते हो। और 1:30 के बाद का जो शेड्यूल है, 1:30 के बाद का जो टाइम है वो तुम्हारा टाइम है और वो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। और जो लोग वो टाइम को अच्छी तरह से यूज कर जाएंगे वो लोग आगे निकल जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वही चीज तुम्हें बाकी लोगों से सेपरेट करेगी। ऐसा ना 8 to 1:30 का लेक्चर तो हर कोई अटेंड कर ही रहा है, ऑलमोस्ट एवरीवन अटेंड्स दोस लेक्चर्स, राइट? तो उसके बाद का जो शेड्यूल है वो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम किस तरीके से अपना टाइम टेबल बना के अपना एक हैबिट क्रिएट कर सकते हो। तो मान लो 1:30 से 2:30 यू कैन गिव 1 hour ब्रेक फॉर लंच, और लंच के बाद मे बी यू कैन टेक अ नैप। तुम थोड़ी देर सो सकते हो या फिर इट्स अ पर्सनल चॉइस, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही और तुम फ्रेश फील कर रहे हो तो तुम यहाँ पे भी अपना स्टडी के लिए टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2:30 से 4 या 2:30 से 3:30 ये भी मैं ब्रेक में ले रहा हूँ। मे बी यू कैन टेक अ नैप, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स योरसेल्फ। और 4 बजे के बाद जब तुम फ्रेश होगे, ऑब्वियसली 8 से 1:30 लेक्चर अटेंड करने के बाद तुम काफी एग्जॉस्टेड होगे, इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इधर। एंड आफ्टर 4 you tell me on a single stretch how much time you can study without losing concentration, without losing focus. So 1.5 hours. 1.5 1 to 1.5 1 hour, sir. 1 hour से 1.5 ज्यादा hours. फिर डिस्ट्रैक्शन होने लगते। yes 2 घंटा की कुछ sir 2.5 sir 2 2 hours, sir. 2 hours. 2 hours Sir, is good. 3 hours. 2 hours मुझे काफी सुनाई दे रहा है। 3 hours खाली एक आध लोग बोल। So 1.5 hours ही होता है। ओके, तो ऑन एन एवरेज 1 to 2 hours, ठीक है, ये तुम बोल रहे हो मुझे। बट मुझे बताओ जो तुम पेपर देते हो अपना एग्जाम का, जो पेपर है जेई एडवांस का, जेई मेंस का, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? 3 hours. 3 hours. So is it a very ideal situation that the paper is for No. 3 hours and you can only concentrate for 1 or 2 hours at a stretch? तो क्या No, ये sir. हेल्प करेगी इन द लॉन्ग No. रन फाइनल No, sir. कंपटीशन? नो। और इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास टाइम अभी से है। ऐसा नहीं होगा कि तुम एट द एंड ऑफ द डे, कल जेई का पेपर है और तुम आज सोचोगे कि मैं 1 ही घंटे दे पा रहा था, अभी मुझे सडनली 3 घंटे एट अ स्ट्रेच कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वो नहीं होगा, तुम्हें अभी से वो हैबिट डालनी पड़ेगी। तो ठीक है, इट्स ओके अगर अभी अब तुम 2 घंटे भी दे पा रहे हो, 1 घंटा भी अगर दे पा रहे हो, तो ट्राई करो कि 1 घंटा से 1.5 घंटा दो। ऑब्वियसली 1 घंटा से डायरेक्टली 3 घंटा नहीं होगा, यू कैन ओनली डू मार्जिनल इंप्रूवमेंट। तो अगर तुम 1 घंटा दे पा रहे हो तो मे बी ट्राई करो कि 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना लो, 4 to 6 का एक स्लॉट बना लो, इसमें सेल्फ स्टडी करो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, नीचे कहीं खेलने चले जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, आधे घंटे का ब्रेक लेके वापस 6:30 से 8:30 और 2 घंटे का स्लॉट। 8:30 के बाद यू कैन टेक अ डिनर ब्रेक फॉर 1 hour और 1.5 hour, और सोने से पहले 1 और 2 घंटे का स्लॉट तुम्हें निकालना होगा, मे बी 9:30 to 11:30। सो जो लोग बोल रहे कि अभी तुम 3 घंटा ही दे पा रहे हो, 3 घंटा मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 घंटा सफिशिएंट नहीं होने वाले। 6 टॉपिक्स है, 5-6 दिन लेक्चर्स होंगे, तो इन सब का जब लोड एक साथ आएगा, और अगर तुम स्टार्टिंग से प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, तुम स्टार्टिंग से अगर खाली 3-3 घंटा दे रहे हो, यू विल रियलाइज दैट विद इन 2-3 वीक्स यू विल बी सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स, काफी सारे टॉपिक्स तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी से वो हैबिट डालो ताकि तुम ऑन ट्रैक रहो, तुम्हें कभी भी टाइम की दिक्कत ना आए। तुम ये नहीं बोलो कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, टाइम तुम्हें निकालना होगा, यस और नो? तुम अगर प्लान करोगे तभी तुम टाइम निकाल पाओगे ना। सो माय सजेशन इज दैट एटलीस्ट 6 hours तुम्हें निकलनी चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। नाउ यू गिव मी योर सजेशन कि इज इट इम्पॉसिबल टू फॉलो दिस शेड्यूल? No, sir. No, sir. करना ही पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम इतने बड़े ड्रीम्स देख रहे हो आईआईटी जाने के, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज ऑब्वियसली, तो तुम्हें उस लेवल का एफर्ट भी मारना पड़ेगा।
और सर अभी बोलो। सर मेरा एक डाउट है यस सर जो हर एक दिन पे 3-3 सब्जेक्ट करना बेटर है कि मतलब एक दिन पे एक ही सब्जेक्ट करना बेटर है? मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे जो भी लेक्चर्स हो रहे, मान ले आज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर्स हुए और उस दिन जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है उन्हीं टॉपिक्स को तुम उसी दिन पढ़ लो। देखो Okay, 2-2 घंटा मैं सजेस्ट करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और इस 2 घंटे में तुम्हारा टारगेट क्या क्या होगा, उस दिन के लेक्चर नोट्स को पढ़ना, कंप्लीट करना अपने नोटबुक में, और उस दिन सर ने जो भी होमवर्क दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में उन होमवर्क को सॉल्व करना उसी दिन। देखो Yes, उसी sir. दिन होमवर्क को सॉल्व करने का फायदा क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में वो टॉपिक जो तुमने नया टॉपिक सीखा है वो तुम्हारे दिमाग में फ्रेश रहेगा, और अगर तुम उसी दिन उसको सॉल्व कर लोगे तो वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हें और अच्छी तरह से वो याद रह जाएगा। और अगर वही चीज तुम 2-3 दिन के बाद करोगे तो शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा कि क्या पढ़ा था, और तुम क्वेश्चन शायद सॉल्व भी ना कर पाओ। ठीक है, Yes, तो ये sir. पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करो और ये हैबिट डेवलप कर लो। ऐसा नहीं है कि तुमने आज डिसाइड किया और आज ही तुम 3 से 6 घंटा पढ़ पाओगे। 3 से 6 नहीं तो 3 से 3.5 करो, फिर 3.5 से 4 करो, थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स करके हैबिट को बिल्डअप करो। ओके सर जो होमवर्क होता है वो एक ही डे पे नहीं हो पाता है, बहुत एग्जॉस्टेड फील हो जाता है। एग्जॉस्टेड फील होता है बिकॉज तुम्हें आदत नहीं है ना एट अ स्ट्रेच पढ़ने की। तुम्हें आदत है अभी एट अ स्ट्रेच 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ने की या 1 घंटा पढ़ने की, उसके बाद तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो एग्जॉशन से बचने के लिए यू नीड टू टेक दिस ब्रेक्स, और इन ब्रेक्स में भी ट्राई करो कि तुम स्क्रीन टाइम को अवॉइड कर रहे हो, मोबाइल पे गेम्स, लैपटॉप पे गेम्स, ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन लेक्चर्स में तुम्हारा 6 घंटे या 7 घंटे का स्क्रीन टाइम हो ही जाता है, और ब्रेक में भी अगर तुम स्क्रीन पे बैठे हो तो वो तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, उससे तुम्हें और ज़्यादा एग्जॉशन फील होगा। तो बीच बीच में जो आधे घंटे के ब्रेक्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये उसमें कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ म्यूजिक सुन लो या फिर नीचे खेलने चले जाओ। ट्राई टू काम योर सेल्फ एंड रिलैक्स योर माइंड, तो शायद एग्जॉशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, तुम्हें इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। एंड अपने आप को मोटिवेट करो कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। आज से 2 साल के बाद यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड और फील रिग्रेट दैट तुमने उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा जितना तुम्हें पोटेंशियल है। तुमने सपना तो देखा IIT जाने का, मगर उस सपना को पूरा करने के लिए तुमने उतनी मेहनत नहीं की। ये रिग्रेट तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच के अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो, तो शायद उतना एग्जॉशन नहीं होगा। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ ग्रेटर टास्क, तो वो चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि मैं थक गया हो या फिर मुझे पढ़ना नहीं है अभी। ओके, तो ये हो गई टाइम मैनेजमेंट की बात। सर इसमें और कुछ सजेशन देना है किसी को भी? सर एक क्वेश्चन है। यस सर स्टार्टिंग में तो मतलब ऐसे मतलब स्केड्यूल बिल्कुल नहीं था, और मतलब छुट्टी के बाद से आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा बैकलॉग अक्यूमुलेट हो गया है अभी यस, देखो इस एमपी में। बैकलॉग्स हमेशा ये प्रॉब्लम रहने वाला है तुम लोग को। तो बैकलॉग से अभी कैसे डील करेंगे? सर क्योंकि फिर थोड़ा ऐसे मतलब कभी कभार लगता है कि यार बहुत लेट हो गया है, या फिर मतलब नहीं, अब कैसे बिल्कुल होगा। ये तो सोचना ही नहीं है। देखो लेट बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी हार्डली तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स हुए? फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स में वेक्टर्स कैलकुलस को तो मैं टॉपिक्स मानता ही नहीं हूँ, वो तो खाली स्टार्टिंग बेस बिल्डिंग टॉपिक्स है। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन भी एक ही टॉपिक है। तो फिजिक्स में यस तुम्हारे सर, खाली 2 टॉपिक्स हुए अभी तक। तो यस 2 सर। टॉपिक्स में अगर तुम पीछे भी रह गए तो बाकी के 30 टॉपिक्स तो बाकी है ना यार। ये 2 टॉपिक्स तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं। तो बैकलॉग्स अगर रह भी गए तो डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इट्स जस्ट द स्टार्ट। और अभी भी अगर तुम अपना हैबिट बिल्डअप करके कवर अप कर जाओ या आगे के टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ लो, तो 2 टॉपिक्स को कवर अप करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, वो तो इजीली हो जाएगा। और मैं उसी की बात तुम्हें बता रहा था अभी। अभी मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई भी लेक्चर्स में होमवर्क मिले ज्यादा कुछ? इस वीक में जो भी लेक्चर्स हुए उनका कुछ लोड आना शुरू हुआ? अभी तक शायद नहीं आया होगा अभी, क्योंकि नया नहीं नया सर। नहीं आया सर, नहीं। No, sir. No. टॉपिक्स का कुछ होमवर्क नहीं है। तो अभी दिवाली के बीच में, आई नो इट्स अ फेस्टिवल, तो ज़्यादा फेस्टिवल को भी तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, मगर साथ साथ में थोड़ा टाइम निकाल के अभी जो तुम्हें 4-5 दिन मिल रहे उसमें बैकलॉग्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि वंस आफ्टर दिवाली, वंस योर रेगुलर लेक्चर स्टार्ट्स, उसके बाद लोड आना शुरू हो जाएगा। हर एक टॉपिक में से होमवर्क मिलेंगे, 6 टॉपिक्स के होमवर्क, तो उसमें फिर बैकलॉग्स को तुम्हें टच नहीं करना। ठीक है, तो अभी 4-5 दिन में जितना कर सकते हो उतना कर लो, और जितना रह गया उसको छोड़ दो। एंड वंस योर रेगुलर लेक्चर स्टार्ट्स फॉर द करंट टॉपिक्स, तुम्हारा जो प्रायोरिटी 1 है, योर प्रायोरिटी शुड बी फॉर करंट टॉपिक्स। तुम्हें ये आंसर करना होगा कि तुम्हारे जो करंट टॉपिक्स है वो बैकलॉग्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे।
सर जो ये बैकलॉग रहता है ना, तो सर हाँ हाँ बोलो। सर जो बैकलॉग रहता है ना वैसे बढ़ता है तो वो डिमोटिवेशन भी बहुत बढ़ता है, तो कुछ हैंडल कैसे करने का उसको? देख डिमोटिवेशन जैसे मैंने बोला था कि अभी बैकलॉग्स अगर तुम्हारा होगा भी तो मैक्सिमम कितने टॉपिक्स होंगे? अगर मैं तीनों टॉपिक्स भी पकड़ लूँ तो फिजिक्स में 3 टॉपिक से ज्यादा तो बैकलॉग्स हो नहीं सकते ना। यस सर। सेम गोज फॉर मैथ्स और केमिस्ट्री। मान ली 3 टॉपिक्स का बैकलॉग्स है, वर्स्ट केस सिनेरियो इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यू शुड रियलाइज दैट हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट ओवरऑल नंबर ऑफ टॉपिक्स इज अबाउट 30 to 35 टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो अगर मान ले तू बैकलॉग्स को भूल जाए, ठीक है, पहले में अपन ने जो मिस्टेक की, जो भी पाप की अपन ने पहले, उसको भूल जाओ। यस सर। और अभी एज अ फ्रेश स्टार्ट अगर अपन टाइम मैनेजमेंट करके अपना प्रॉपर हैबिट बिल्डअप करके डिसिप्लिन वे में जो नए टॉपिक्स है उसको इस तरीके से अप्रोच करें कि उसमें कभी भी बैकलॉग क्रिएट नहीं हो रहा, हम लोग क्रिएट होने देंगे ही नहीं कभी भी बैकलॉग। यस सर। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर 30 टॉपिक में से खाली 2-3 टॉपिक से बैकलॉग है तो उसको तो तुम बीच में कभी भी कवर अप कर सकते हो। जैसे अभी तुम्हारे पास 4-5 दिन का टाइम है, उसमें कवर अप करने की कोशिश करो। और फ्यूचर में भी ऐसे बीच बीच में तुम्हें टाइम मिलते ही जाएगा जिसमें करंट टॉपिक्स का इतना लोड होगा नहीं, और उस समय तुम फिर बैकलॉग पे फोकस कर सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। 2-3 टॉपिक्स का जो बैकलॉग है उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, ये तुम बीच में कभी भी कवर अप कर सकते हो। तुम्हारा मेन टारगेट अभी क्या होना चाहिए, जो करंट टॉपिक्स है उसको बैकलॉग में कन्वर्ट मत होने दो, प्रायोरिटाइज दोस करंट टॉपिक्स। डिसिप्लिन वे में जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क में लैग मत आने दो। ऐसा मत सोचो कि होमवर्क बाद में देख लेंगे, बाद में करेंगे। तुम्हें करना है वो तो करना ही है। टाइम नहीं मिला ये एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा, टाइम तुम्हें निकालना होगा अपने शेड्यूल में से। ओके सर बट अगर बैकलॉग होता है तो कभी कभी आगे के टॉपिक भी समझ में नहीं आते। हाँ सर, मेरा भी यही डाउट है। कुछ जगहों पे हो सकता है, जैसे सर्कुलर मोशन अगर तुम पढ़ रहे हो तो अगर तुम्हें लॉज ऑफ मोशन नहीं आता है तो सर्कुलर मोशन समझने में दिक्कत होगी, या फिर काइनेमेटिक्स भी नहीं आता है तो सर्कुलर मोशन समझने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा ये जो 4-5 दिन तुम्हें मिल रहे, इसमें जितना तुम कवर अप कर सकते हो उतना कर लो। लेकिन बाई चांस कवर अप नहीं भी हो रहा, डीमोटिवेट मत हो, ये मत सोचो कि अभी कुछ भी नहीं होगा, तुम वो बाद में अपने हिसाब से कवर अप कर सकते हो। सर एक और सर, एक मतलब जैसे जो पुराने फिजिक्स के टॉपिक्स है काइनेमैटिक्स और एलओएम में, उसमें थ्योरी सब आ गई सर। थ्योरी मतलब रिवाइज भी कर ली 2-3 बार टेस्ट वगैरह के लिए सर, बट क्वेश्चंस नहीं होते और फिर तब मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बुकलेट सॉल्व नहीं हुई बट पूरे नोट्स पढ़ लिए। आई नो देख फिजिक्स मैथ्स एंड इवन फिजिकल केमिस्ट्री ये ऐसे टॉपिक्स है जो थियोरी, जिसका थियोरी कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 20%। थियोरी पढ़ना मतलब ओनली 20% ऑफ द जॉब इज डन, रिमेनिंग 80% इज प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें बैकलॉग्स क्लियर करना है, अपना बैकलॉग्स क्लियर करना है और पुराने टॉपिक्स रिवाइज करना है, तो जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें पुराने टॉपिक्स रिवाइज करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खाली थियोरी रिवाइज करो। द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिविजन इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करो, उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे वो तो अपने आप रिवाइज हो ही जाएंगे ना यार। तो 80% फोकस तुम्हारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होना चाहिए। थियोरी तो तुम लेक्चर्स के दौरान ही समझ लेते हो, जब तुम लेक्चर्स अटेंड करते हो, अपने लेक्चर नोट्स कंप्लीट करते हो, तो थियोरी तो तुम्हें उसी समय समझ में आ जाता होगा ना यार। बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड वन मोर थिंग, मुझे बताओ कि तुम्हारा एमटी कैसा गया, वो तो ठीक है, मगर अगर मान लो मैं तुम्हें एमटी का सेम पेपर अभी सॉल्व करने के लिए दूं, एग्जैक्टली सेम पेपर, will you be able to score 100% marks or no? No sir. No sir. So do you think No, it's a sir. कि मैं तुम्हें सेम पेपर दे रहा हूँ जो तुमने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो पेपर दिया था, मैं तुम्हें सेम पेपर सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, एवरीथिंग सेम, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्कोर 100%, मतलब इज इट अ गुड थिंग? No, that shows a lack of discipline. That shows that you are not concerned about your test paper. You are not concerned that the questions which you were not able to solve, you are not concerned about that. तुमने देखा पेपर, जितना सॉल्व किया उतना हो गया, जो नहीं आया वो ठीक है, नहीं आया, देख लेंगे उसको बाद में। तो थोड़ा सा ये एटीट्यूड को इम्प्रूव करो। देखो ये एटीट्यूड काफी लोगों में होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पॉइंट रेज किया। तुम्हारे फ्यूचर में भी बहुत सारे टेस्ट होने वाले, एमटी तो हो गए, बट एमटी के साथ साथ तुमने देखा होगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी काफी सारे होते हर एक टॉपिक के लिए, राइट? पिछले टॉपिक्स के लिए भी काफी सारे टेस्ट हुए होंगे तुम्हारे टॉपिक वाइज, वेक्टर्स, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन अलग से,
Yes, Yes, sir. तो हर टेस्ट के बाद आफ्टर एवरी टेस्ट सेल्फ एनालिसिस ये बहुत जरूरी। मान लो आज संडे है, संडे को तुम्हारा एमटी था, एमटी कितने बजे तक खत्म हुआ? 4 बजे खत्म हुआ, ठीक है। 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, 6 बजे बैठो और देखो कि तुमने एमटी में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आंसर की तो तुम्हें तभी मिल जाता होगा आफ्टर एमटी। यस सर। तो चेक करो कि तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही हुए, और जो क्वेश्चंस तुमने इनएक्यूरेटली अटेम्प्ट किए, जो क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट किया मगर गलत हो गए, तो वो क्यों गलत हुए उसका रीजन फिगर आउट करो। सिली मिस्टेक था तो देखो कि क्या सिली मिस्टेक था और उससे सीखो, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम वो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, तुमने गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, तो अगेन उससे सीखो और नेक्स्ट टाइम वो गलती को रिपीट मत करो। और दूसरा कैटेगरी होगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। जो तुमने करेक्टली अटेम्प्ट किए वो तो ठीक है, वो तो तुम्हें आते थे, तो उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनएक्यूरेट क्वेश्चंस एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, इन दोनों का रीजनिंग फिगर आउट करने की कोशिश करो। अनअटेम्प्टेड का तो ठीक है, तुम्हें शायद क्लिक नहीं हुआ होगा, कैसे सॉल्व करना है तुम्हें स्ट्राइक ही नहीं हुआ, तो एक बार एमटी के बाद वापस काम माइंड से सोचो कि अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, और फिर भी नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देख के फिगर आउट करने की कोशिश करो कि तुमसे वो सॉल्व क्यों नहीं हुआ, व्हाट कॉन्सेप्ट वाज मिसिंग, एंड अगेन लर्न अबाउट दोस कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये चीज बहुत जरूरी है। तुम्हारा सेल्फ एनालिसिस इस लेवल का होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सच दैट कि अगले दिन ही अगर मैं तुम्हें सेम पेपर दे दूं, संडे को एमटी था और मंडे को मैं तुम्हें सेम पेपर दूं, या चलो कुछ डाउट्स है तुम्हें खुद से सॉल्व नहीं हुए तो तुम डाउट्स किसी और फैकल्टी से पूछ सकते हो। तुम्हारे एमटी का पेपर का डिस्कशन हुआ था लेक्चर्स में, यस सर। तो अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर लो। अभी सिर्फ केम का हुआ है। सर सिर्फ कैम का हुआ है। तो कुछ डाउट्स है तो वो मार्क करके रखो और वो बाद में किसी फैकल्टी से क्लैरिफाई कर लो, बट उसके बाद तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस आने चाहिए ना। अगर तुम टेस्ट से अपनी गलतियां नहीं सुधारते हो तो टेस्ट देने का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो हर एक टेस्ट के बाद याद रखना कि ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपनी गलतियों को सुधारो, उनसे सीखो। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ क्वेरीज है किसी को भी? सर फिजिक्स के जो नोट्स रहते हैं ना उन्हें मतलब लिखने में टाइम बहुत जाता है, तो इंस्टेड ऑफ सर दैट 4 to 6 slot if we do it late in the night would it do? ऑब्वियसली वो तो यार, ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल दिया था। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू स्टिक टू दिस एग्जैक्ट शेड्यूल, ये तो नो तुम सर, से मॉडिफाई कर सकते हो तुम्हें जो हाँ भी सर वही पूछ रहा था। मतलब एक फिजिक्स के लिए मतलब एक सेपरेट टाइम स्लॉट ओनली फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते एंड एक सेपरेट टाइम स्लॉट ओनली फॉर दैट नोट्स, क्योंकि नोट्स लिखने में टाइम वेस्ट जाता है और हो। वो ऑब्वियसली ये होता है। देखो, वो चीज तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम ऑब्वियसली इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो। ये खाली एग्जांपल है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम्हें स्ट्रिक्टली इसी को एडहेयर करना। कुछ लोगों को अगर लगता है कि तुम्हें दोपहर में नींद की जरूरत नहीं है, तुम दोपहर में एफिशिएंटली पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे पढ़ाई कर लो और मे बी रात को 11:30 के बदले 10:30 बजे सो जाओ। बस तुम्हें ये एंश्योर करना है कि तुम्हारे लिए जो भी कंफर्टेबल हो वो टाइम टेबल तुम प्रिपेयर करो और उससे स्टिक करो, और कम से कम मिनिमम 6 आवर्स तुम निकाल पाओ अपने टाइम टेबल में से, अपने शेड्यूल में से। ये जरूरी, फिर तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे तुम उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो कर सकते हो। सर नोट्स कॉपी नहीं किया तो मतलब बहुत टाइम जाता है, और फिर मतलब वो करने जाओ तो जो लाइव चल रहा है वो सब कवर करने, वो होमवर्क करने मैनेज नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है, आई नो। क्योंकि सर का AYGP सर का तो नोट्स लिखा हुआ था, वो पढ़ा रहे थे तब तो सिर्फ हाईलाइट कर करके आगे बढ़े जा रहे थे। ओके, और पहले जब नए चैप्टर स्टार्ट हुए थे तब तो वो सब लिखते थे ना, तब वो हमारे लिए लिखने भी इजी Right. होता था, क्योंकि एक साथ बहुत सारा नहीं होता था। अभी एक साथ के लिए अभी हम भी जो लेक्चर्स अभी आगे पढ़ेंगे ना, अपना भी सिस्टम ऐसा होगा कि तुम्हें लेक्चर के दौरान कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेक्चर के दौरान तुम्हारे पास खाली एक पेन होना चाहिए और कुछ रफ शीट्स इसीलिए क्योंकि मैं जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उस पे बेस में तुम्हें कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए दे सकता हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैं बोलूंगा कि तुम खुद से एक बार ट्राई करो, तो वो तुम रफ शीट्स में अटेम्प्ट कर सकते हो और बाद में अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हो जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तब। ओके, तो तुम्हें अलग से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। योर टारगेट शुड बी ओनली टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं लेक्चर में जो भी तुम्हें सिखा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। लेक्चर के बाद मैं तुम्हें लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड लेक्चर नोट्स का PDF, ये दोनों चीजें तुम्हें भेज दूंगा। ओके, एंड योर विल बी टू अगेन वॉच दैट रिकॉर्डिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई पार्ट में तुम्हारा रिकॉर्डिंग लाइव लेक्चर में कोई पार्ट तुमसे छूट गया था,
या अगर नहीं भी छूटा हो तो भी सजेस्टेड तो यही रहेगा कि तुम एक बार लेक्चर रिकॉर्डिंग देखो, तुम फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, मगर लेक्चर रिकॉर्डिंग देखते समय तुम अपने नोटबुक में देखो, ये जो मैं पीडीएफ भेजूंगा ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए रहेगा, तुम्हारे पास ही रहेगा ये। ऑब्वियसली तुम इसको डाउनलोड करके रख सकते हो, बट तुम्हारे नोटबुक में तुम्हारे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी होने चाहिए। सर क्यों, मतलब शुरुआत में मतलब काइनेमैटिक्स में मेरा इतना छूट गया था, मैं तो प्रिंट आउट ले लिया बस। फिर प्रिंट आउट ले लिया वो ठीक है, मगर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना यार, जैसे कोई डेरिवेशन या कोई फॉर्मूलेस, अगर तुम एक बार खुद से रिकॉर्डिंग देखते समय जब तुम खुद से लिखते हो ना उसको अपने हाथ से अपने वर्ड्स में, तो लिखने से वो चीज तुम्हें काफी ज्यादा समय तक याद रहती। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें 100% सब कुछ कॉपी डाउन करना, ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट करने का हमारा जॉब नहीं, हम लोग को खाली इसमें से उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो भी तुम्हें लगे उनको खाली नोट डाउन करना है अपने वर्ड्स में। हाँ जैसे सर, मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ क्लास में, तो एग्जांपल्स तुमने एक बार तो लेक्चर में देख लिया, मगर अपने नोटबुक में जब तुम उस एग्जांपल को नोट डाउन कर रहे हो तो पहले खाली क्वेश्चन देखो उसका, एंड क्वेश्चन को फिर बिना सोल्यूशन देखे अटेम्प्ट करो, उसको सॉल्व करो। सर और ये बट लेकिन जो भी नोट्स लिखाते हैं क्लास में, उसमें से शॉर्ट डाउन कर भी नहीं सकते ना, सभी इम्पोर्टेंट लगता है तब तो। मैंने वो भी ट्राई किया था बीच में कि मतलब इतना सारा है तो खाली इम्पोर्टेंट चीजें डाल दूं, लेकिन सभी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा देख लगता ठीक नहीं है, कुछ। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो आई कैन सजेस्ट दैट कि जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो थियरी पार्ट तुम्हें लग रहा है वो तुम पीडीएफ से ही रिफर कर लो, इसी को नोट्स मान लो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है, जो एग्जांपल्स है, सॉल्विंग वाले पार्ट, एटलीस्ट वो तो तुम नोटबुक में लिख सकते हो, हाँ सर, वो तो और वो सॉल्व जरूरी सॉल्व तो करोगे। वो जरूरी भी है, वो तुम्हें करना चाहिए, तो ये चीज हाँ तुम सर। कर सकते हो। ठीक है सर सर और आज आपने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है ना न्यू? नहीं नहीं, अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि तुम्हें अपन कैसे अप्रोच करने वाले हैं, अभी तक कुछ नया स्टार्ट नहीं किया। हाँ सर सर आज पढ़ाने वाले हो? सर हाँ मैं आज इंट्रोडक्शन दे दूंगा नए टॉपिक का, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे आज अपन। ओके सर यस बताओ। सर अभी आपने बोला हैंड रिटन नोट्स लिखना है, तो फिर वो कैसा, मतलब शॉर्ट नोट्स 20 to 30 पेजेस टाइप या पूरा? वो डिपेंड करेगा ना अपन ने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। नहीं सर, मतलब ओवरऑल चैप्टर का 20 to 30 पेजेस का बोल रहा हूँ। 20 to 30 पेजेस कहाँ से आया ये नंबर, ये तो बोला ही नहीं मैंने। सर ऐसा शॉर्ट नोट्स टाइप ऐसा मैं पूछ रहा हूँ सर। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि लेक्चर में तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें लग रही है वो तुम नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में अपने हाथ से। इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या आ गई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और जो भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन तुम्हें दिख रहा है, सॉल्विंग वाला पार्ट वो लिख लो, एंड जो भी एग्जांपल्स अपन क्लास में कर रहे हैं वो लिख लो। बाकी चीजें तुम पीडीएफ से ही refer कर सकते हो फ्यूचर में। तो आई थिंक इससे तुम्हारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा नोट्स कंप्लीशन में, राइट? मतलब सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मतलब आपने जो पीडीएफ भेजा उसका इम्पोर्टेंट निकाल के और आपने जो लेक्चर में बताया था उसका इम्पोर्टेंट मिक्स करके अपने नोट्स में लिख दे, मतलब Yes, पूरा yes. नहीं लिखे। देखो हाँ, ये अभी तुम्हें कॉल लेना होगा कि तुम्हें लग रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसको तुम भूल सकते हो फ्यूचर में, हाँ तो उसको तुम नोट डाउन कर लो। दैट इज एज पर योर कंफर्ट लेवल। तुम्हारे पास लेक्चर रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों होगा, और अभी उसमें से ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें नोट डाउन करनी है। एग्जाम्पल्स तो सारे करनी है, ये मैंने बता दिया, ये तुम्हें सारे खुद से सॉल्व करने होंगे अपने नोटबुक में। एंड थियोरी पार्ट में जो भी तुम्हें चीजें इंपॉर्टेंट लगे और तुम्हें लगे कि इसको लिखने से शायद फायदा होगा मुझे याद रखने में, तो वो तुम लिख सकते हो। अदरवाइज बाकी की चीजें तुम पीडीएफ से ही नोट कर सकते हो, पीडीएफ को ही रिफर कर सकते हो फ्यूचर के लिए। ओके हेलो सर। सर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मतलब सब न्यू टॉपिक्स है कि थोड़े बहुत बेसिक्स लगते हैं पिछले चैप्टर्स के? क्योंकि ये वो न्यू टॉपिक्स होगा, उसका पिछला चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और इवन ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री जो तुम्हारा दूसरा ट्रैक शुरू हुआ है दूसरे फैकल्टीज के साथ, तो वो सारे नए टॉपिक्स ही होंगे तुम्हारे, उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा पिछले टॉपिक से। सर क्योंकि फिजिक्स में मतलब कैसे मैंने मतलब मेरा काइनेमैटिक्स में लास्ट का पार्ट थोड़ा छूटा है, फिर एनएलएम में भी सिर्फ लास्ट का पार्ट छूटा है, तो वो लास्ट के पार्ट ही मेन थे वो सर्कुलर मोशन में। तो मैंने बताया ना उसके लिए वो बैकलॉग, अभी दिवाली का टाइम है तो उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, इतने लेक्चर्स हो नहीं रहे, तो अभी 4-5 दिन में थोड़ा टाइम निकाल के वो कवर अप कर लो। ओके क्योंकि उसके बाद टाइम मिलने नहीं वाला, सर तो बैकलॉग्स के लिए 4-5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। यस बताओ, और कुछ पूछना है किसी को भी? सर एक एक करके बोलो। सर मींस अभी प्रीवियस टॉपिक्स में ना मींस थ्योरी हो गया एंड बुकलेट सॉल्व भी हो गया,
बट आई थॉट कि मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, बट तो मैं वो सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मींस अलग दूसरे बुक्स में से ओके टाइम नहीं मिलता उसका। करेक्ट। तो अभी कर लो ना, अभी टाइम है 4-5 दिन में टाइम निकाल के कर मींस लो। अभी करंट टॉपिक्स के लिए बुकलेट सॉल्व करें तो बस हो गया, बिकॉज अभी भी टाइम नहीं मिलेगा। बुकलेट कर लो, और वो तो तुम्हें फैकल्टीज सजेस्ट कर देंगे ना, वो तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे हाँ। तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे मेरे लेक्चर्स में तुम्हें अलग से एग्जांपल्स देते रहूंगा हर लेक्चर के बाद होमवर्क के लिए। तुम्हें अलग से और कोई रेफरेंस बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है और उनमें से मैं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो उतना करोगे तो काफी होगा। जस्ट फॉलो एवरीथिंग, व्हाटएवर द फैकल्टी इज सेइंग वो फॉलो कर लो अच्छे से। जिस Okay, दिन वो लोग जो भी होमवर्क दे रहे हैं, जिस भी लेक्चर में, तुम्हारा टारगेट है कि वो तुम्हें कंप्लीट करना है। दैट्स इट, ओके सर। और कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है? हेलो सर। हेलो यस बोलो। सर, अभी तक AYGP सर कैसे कर रहे थे, पहले पूरा नोट्स हम लोग को दे देते, PDF सेंड कर देते थे। तो Okay. मैंने वो पूरा नोट्स कॉपी किया, उसके बजाय और एक मेरा अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बना रखा है। Okay. तो वो करना वेस्ट ऑफ टाइम है कि बाद में यूज आता है उसका? मैंने अब तक पूरा मैथ का भी पूरा note फॉर्मूला copy की रहता मतलब जो नोट्स AYGP सर तुम्हें दे रहे हो वो तुमने पूरा कॉपी किया और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाया। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा यार, मुझे लगता है। तुम खाली शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, तुम्हारे पास नोट्स तो ऑलरेडी है ना, वो तो तुम्हारे हाँ। पास ही रहने वाले। तो उसमें से जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, जो एग्जांपल्स मैंने जैसे बताया अभी, तुम खाली वही चीजें नोट डाउन कर सकते हो ओके अपना सर। टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अभी Yes. टाइम की कमी तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा, हाँ ठीक है? सर। तो थोड़ा जितना तुम टाइम बचा सकते हो उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। ओके सर। एंड कमिंग टू द लेक्चर पार्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं सबको म्यूट पे ही रखूं, नहीं तो काफी क्योटिक हो जाएगा। अगर हर स्टेप में सब डाउट्स पूछेंगे तो अपन उतना एफिशिएंटली लेक्चर को पढ़ नहीं पाएंगे, टॉपिक सीख नहीं पाएंगे। तो तुम अपने डाउट्स मुझे चैट पे भेज सकते हो। आई एम श्योर बाकी लोग भी यही फॉलो करते होंगे। सर AYGP सर हैंड रेस सिस्टम यूज कर, हैंड रेस सिस्टम भी कर सकते हो, मतलब आई कैन ऑलवेज कीप द परमिशन ऑन टू अनम्यूट योरसेल्फ। सर मतलब हम लोग के मैथ्स के एक सर ऐसे फॉलो करते कि एक टॉपिक पढ़ा के फिर अनम्यूट कर देते, जो डाउट पूछना है फिर 2 मिनट के बाद वापस म्यूट। वैसा कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अब तो सभी टीचर्स सर अनम्यूट कर देते हैं। सर AM सर टोटली ऐसे ही रखते हैं, जिसको अनम्यूट करना है करो। देख, मैं भी वही सजेस्ट करता हूँ कि लेक्चर खाली मैं बोलते जाऊंगा वो इतना मजा नहीं आएगा। द लेक्चर हैज टू बी इंटरैक्टिव, मगर इंटरैक्शन इतना ज्यादा भी होना चाहिए कि हर बेसिक स्टेप में डाउट आ रहे और खाली मैं वो बेसिक स्टेप के डाउट्स ही क्लियर करते जा रहा हूँ, तो बाकी लोगों के लिए काफी रिपीटेटिव हो जाएगा वो। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हें मैं अनम्यूट करने का परमिशन हमेशा ऑन रखूंगा। तुम्हें बीच में कभी भी डाउट आ रहा हो तो तुम अपना हैंड रेस कर दो और मैं नाम कॉल आउट करके तुम्हें बोलूंगा, तो तुम अपने आप को अनम्यूट करके वो डाउट पूछ सकते हो। ओके? यस सर। चैट पे भी तुम अपने डाउट ओके सर। देखते हैं, अपन ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड एंड उसके बाद वी कैन टेक अ कॉल। सर होमवर्क करने का टाइम कैसे मिनिमाइज करना चाहिए? मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है होमवर्क करने के लिए जो डेली मिलता है, तो फिर वो थोड़ा सा रह जाता है, फिर नेक्स्ट डे और होमवर्क मिलता है, ऐसे ऐसे करके सर वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। कोई बात नहीं यार, कुछ रह जाएगा वो ठीक है, बट एटलीस्ट तुम्हें अपना बेस्ट कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर मान ले 50 क्वेश्चन होमवर्क तुझे दिया जा रहा है, तो 50 में से यस अगर सर। भी कर पा रहा है, दैट्स अ गुड स्टार्ट। फिर ये कितना? डीमोटिवेट कि मैं 20 तो कर ही नहीं पाया। अगर तू खाली ऐसे डीमोटिवेट होकर सोचते जाएगा कि इतना ज्यादा 50 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हुआ है, अगर यही थॉट तेरे दिमाग में रहेगा तो तू शायद 50 में से 30 भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट डीमोटिवेशन। तो एटलीस्ट ये सोच कि 50 का टारगेट है और मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है, इनका मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल, तो इतने टाइम में अगर मैं 50 नहीं तो एटलीस्ट अपना मैक्सिमम एफर्ट देके 30 तो कर पाऊंगा। और फिर मे बी बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो वीक के एंड में, जब संडे को तुम्हें छुट्टी मिलेगा या कोई भी दिन जब तुम्हें छुट्टी मिलता है, तो छुट्टी के दिन तुम्हारे वीक के जो भी बैकलॉग्स है, जो भी होमवर्क रह गए थे, वो तुम्हें कवर अप करने होंगे। ये तुम कर सकते हो। ओके सर थियरी पार्ट के लिए कोई रेफरेंस बुक रीड करने की जरूरत नहीं है ना? किसके लिए? थियरी पार्ट के लिए नहीं रेफरेंस जरूरत बुक रीड करने कोई की जरूरत नहीं है रेफरेंस ना? बुक किसी के लिए भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करूंगा मेरे ओके लेक्चर सर। में। ओके, आज का लेक्चर और कुछ पूछना है किसी को भी? हेलो सर।
सर मुझे ये डाउट था कि हमें मैक्सिमम मिनिमम 6 आवर्स पढ़ना है, तो हमें अपना वर्किंग स्पीड कैसे बढ़ाना चाहिए? देख, वर्किंग स्पीड बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है, वो तो तुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो अपना आप ही बढ़ जाएगा। मतलब यू कांट ट्रेन योरसेल्फ कि ये क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहे तो मैं 2 मिनट में ही करूंगा, वो स्टार्टिंग से नहीं होगा। धीरे धीरे जब तू प्रैक्टिस करेगा, जब तू यूज्ड टू हो जाएगा, तो अपने आप तुझे स्पीड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे लॉज ऑफ मोशन के सवाल जब तुम स्टार्टिंग में करते थे, जब टॉपिक नया था, उस टाइम पे तुम्हें ज्यादा टाइम लगता होगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। यस सर। लेकिन एट द एंड ऑफ द टॉपिक जब तुम उससे कंफर्टेबल हो गए, तो तुमने नोटिस किया होगा कि तुम उसके सवाल अभी 5 के बदले शायद 3 मिनट या 2 मिनट में कर पा रहे हो, थोड़ा और फास्ट कर पा रहे हो। यस सर। कोई चीज सारे टॉपिक्स के लिए होगी। जो टॉपिक्स तुम्हारे लिए नए होंगे उनमें ऑब्वियसली तुम्हें ज्यादा टाइम लगने ही वाला है, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखाई देगा वंस यू गेट यूज्ड टू इट। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते। यश, कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ सर, मैं पूछ रहा था एनसीईआरटी के बारे में कि हम लोग को ये चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं? कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें कोई बुक नहीं पढ़नी, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर एंड लेक्चर नोट्स एंड व्हाटएवर होमवर्क आई गिव यू, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दैट। और अलग से थर्ड बुक रेफर करने की जरूरत है ही नहीं। ओके सर। हमारे पास पेज का बुकलेट है, उससे भी मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा बाद में, तो तुम उससे भी सॉल्व करोगे। उसके अलावा और कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं तुम्हें अभी। ओके ओके सर। ओके, चलो फिर लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं आज का। एक सेकेंड। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक नाउ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कुछ जगहों पे इसका नाम रे ऑप्टिक्स भी दिया जाता है, एक ही बात है। एंड ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में अपन पढ़ने वाले, राइट? और लाइट एग्जैक्टली क्या होता है? लाइट को अगर अपन डिफाइन करें तो लाइट इज अ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है शायद तुम्हें ये भी पता ना हो, बट इसके बारे में भी तुम आगे सीखोगे आगे के टॉपिक्स में। तुमने ये स्पेक्ट्रम के बारे में सीखा होगा ना, विबग्योर विजिबल रेंज होता है, फिर यस सर। इंफ्रारेड, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, गामा रेज है ना, अल्ट्रा, ये सारे रेज के बारे में तुमने सुना होगा। सो ऑल दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? ये वाला स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको अपन बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इस विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन लाइट बोलते हैं। ओके, और इसके वेवलेंथ का रेंज क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। तो इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे? इन दिस प्रेजेंट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट when it encounters some simple devices like mirrors, lenses, apertures, prisms। ये सारे डिवाइस से जब लाइट एनकाउंटर करेगा तो किस तरीके से वो बिहेव करेगा और किस तरीके से इमेज को फॉर्म करेगा, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। और इन सब में अब हमारा अजम्पशन क्या होगा? यहाँ पे अपन अज्यूम करके चलेंगे कि जो लाइट का वेवलेंथ है दैट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द अदर डायमेंशंस ऑफ द डिवाइसेस। ओके, रे ऑप्टिक्स के बाद अगला टॉपिक जो होगा दैट विल बी वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में अपन लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे। सबको पता होगा लाइट का डुअल नेचर होता है, कभी कभार लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी कभार वेव की तरह। सो दिस इज द डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो वेव ऑप्टिक्स में अपन लाइट का जो वेव नेचर है उसके बारे में पढ़ने वाले। ओके, और इस चैप्टर को अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट रेस। रेस किस तरीके से ऑब्जेक्ट से इमेज बनाएगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और जहां पे भी वेवलेंथ नेग्लिजिबल नहीं होंगे, इफ द वेवलेंथ इज नॉट नेग्लिजिबल विद द डायमेंशंस ऑफ द डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत ही नैरो स्लिट दिया हुआ है सच दैट स्लिट का जो डायमेंशन है वो लाइट के वेवलेंथ से भी कम है, तो उस केस में लाइट के जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़े से अलग होंगे और उन प्रॉपर्टीज को अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ओके, उसको अपन फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, बट उसकी बात अपन अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है सर, ये स्लिट वाला पार्ट समझ में नहीं आया। देख, स्लिट मतलब बेसिकली होल। मान ले एक होल में से अगर लाइट जा रहा है, ये होल है और यहाँ से लाइट जा रहा है, तो यहाँ पे इस टॉपिक में मैं मान के चल रहा हूँ कि लाइट का जो वेवलेंथ होगा लैम्बडा, वो होल के डायमेंशन से बहुत ही कम होगा। यस सर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो लाइट का जो वेव नेचर है वो इफेक्ट नहीं करेगा, वेव नेचर डजंट इफेक्ट। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे ही नहीं इस चैप्टर में। कब होगा?
जब लैम्बडा तो उसके टेंशन मतलब एग्जैक्ट नहीं, उसका रेडियस या डायमीटर। जैसे ओके मान ले अगर लाइट का, अगर मैं तुझे बोलूं वेवलेंथ का जो रेडियस है, रेडियस तो तू का जो रेडियस है होल का, क्या लाइट का वेव नेचर पिक्चर में आएगा? नहीं, यहाँ पे अपन लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल नेचर ऑफ द लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या फिर पार्टिकल नेचर भी बोल सकते हैं। सर। तो मतलब हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपेरेबल रेडियस और उसका वेवलेंथ। नहीं, वो है ये वाला केस, वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। कंपेरेबल होगा तो वेव पिक्चर में आ जाएगा ना, वेव नेचर। अपन वो पढ़ने नहीं वाले अभी। सर ये होल वाला पार्ट समझना जरूरी था? नहीं जरूरी है, इसको छोड़ दो, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो होगा अपना रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, उसमें अपन पढ़ेंगे। तो होल वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर दो इसको, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अभी खाली इतना समझ लो कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिरर्स। मिरर्स में, मिरर्स के सामने जब अपन ऑब्जेक्ट रखते तो वो इमेज किस तरीके से फॉर्म करेगा, वैसे ही लेंसेज, मिरर्स, लेंसेज, प्रिज्म्स, इन सब की अपन बात करेंगे। और मिरर्स और लेंसेज में भी क्या क्या टाइप हो सकते हैं। मिरर में प्लेन मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, कॉन्केव मिरर हो सकता है, इन सब की अपन बात करेंगे। ओके, और इन सब में लाइट का वेव नेचर कहीं पिक्चर में आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट रिक्वायर्स नो मीडियम एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये भी सबको पता होगा, मगर ये स्पीड कहाँ पे होगा? वैक्यूम में। लाइट का स्पीड जो है वो मीडियम के साथ चेंज होगा। स्पीड ऑफ लाइट, सी मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद द मीडियम। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम? फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में क्या वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला सबने देखा होगा, मींस लैम्बडा क्या होगा? सो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एंड इट्स कलर आल्सो डज नॉट चेंज। ऐसा नहीं है कि अगर ब्लू लाइट एक मीडियम में तो दूसरे मीडियम में वो येलो हो गया होगा, नहीं, वो ब्लू रहेगा, कलर सेम रहेगा। उस कलर का जो वेवलेंथ है दैट कैन डिपेंड ऑन द मीडियम। जैसे ब्लू लाइट का वेवलेंथ एक मीडियम में कुछ और हो सकता है और दूसरे मीडियम में कुछ और हो सकता है, मगर उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। समझ में आया ये सारे पॉइंट्स? सर हाँ बताओ। सर वेवलेंथ चेंज होता है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होना चाहिए ना? नहीं, स्पीड चेंज हो रहा है ना। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे बता कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व है? स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली सोर्स पे डिपेंड करता है, लाइट किस सोर्स से जनरेट हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं होता क्या कि नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, ऐसा? वैसा ही होता है, मगर वो सेम रहता है, सोर्स पे डिपेंड करेगा। सर तो वेवलेंथ मतलब सेम रहेगा तो नंबर ऑफ, अच्छा वो स्पीड पे, हाँ सर समझा, ठीक है। स्पीड चेंज हो जाएगा ना, अगर वेवलेंथ को चेंज होना है तो स्पीड चेंज करके उसको चेंज कर देगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। मुझे पता है एक सोर्स है, एक चीज देखो इधर, अगर मान ले सोर्स 5 वेव्स पर सेकंड भेज रहा है, तो ये जो वेव जब ट्रेवल करेंगे बट उसका वेवलेंथ और स्पीड चेंज, अगेन ये सारी नेचर में आती, तो इसको भी अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके सर। हाँ बोलो। सर स्पीड चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट नहीं पड़ता होता है क्या? नहीं, स्पीड चेंज होता है तो लैम्बडा मतलब जैसे कि अगर स्पीड कम हो गया तो 5 वेव्स की जगह, मतलब 5 वेव्स एक सेकंड में 5 वेव्स नहीं जाएंगी, कम नहीं हो सकता क्या? नहीं, बट लैम्बडा आपको लैम्बडा चेंज होके कॉम्पेंसेट कर देगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ। और एक और चीज सर, आपने अभी जो ब्लू लाइट का एग्जांपल दिया था ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो जब वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो कलर चेंज नहीं होता क्या? और जो कलर होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना, पहले हाँ, तो ये लेकिन क्लियर साथ में मीडियम में भी देख, तू नोटिस करना कि किसी भी कलर का जब हम वेवलेंथ स्पेसिफाई करते हैं तो साथ में अपन को मीडियम भी स्पेसिफाई करना होता है कि किस मीडियम की बात कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो तुमने पढ़ा होता है वो वैक्यूम के लिए पढ़ा होता है। जैसे विबग्योर का भी मैं जो ये रेंज बता रहा हूँ, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, आई शुड स्पेसिफाई दैट दिस इज फॉर वैक्यूम, क्योंकि किसी और मीडियम में शायद ये रेंज अलग हो जाएगा, वेवलेंथ चेंजेस। ओके, तो मीडियम को भी अपन को साथ में स्पेसिफाई करना होगा। यस सर। ओके, लेट मी सी अर्नव, कुछ पूछना है तुम्हें? सर पोलराइज का मतलब क्या है फर्स्ट पॉइंट के थर्ड लाइन में?
पोलराइजेशन अपन एंड में पढ़ेंगे, ये डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा, अलग अलग से ये सब टॉपिक है, तो अभी इसको छोड़ दो। ओके सर। ठीक है, ओके चलो। और दीपन तुम्हें कुछ पूछना है? दीपिन? हाँ सर, सर कंफ्यूज थोड़ा, एक्चुअली वेवलेंथ होता क्या है सर? अच्छा, तुमने वेव्स के बारे में पढ़ा नहीं है क्या अभी तक केमिस्ट्री में? वेव्स के जो प्रॉपर्टीज होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। सर पढ़ा हाँ है। पढ़ा है सर सर, ऐसे पढ़ा ही है, पढ़ पर लिया है, पर कंफ्यूज हो असली रहा है। मतलब नहीं मालूम। कोई हाँ बात नहीं, देख मैं बोल रहा हूँ कि वेवलेंथ वाले पार्ट्स को छोड़ दो तुम अभी। वेवलेंथ बेसिकली ये जो एक वेव होता है ना, दिस इज वन सिंगल वेव, तो इसका जो लेंथ होता है इसको अपन वेवलेंथ बोलते हैं। बट ये सारी चीजें इस टॉपिक के लिए समझने की जरूरत है ही नहीं। अभी के लिए खाली इतना मान के चलो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक टर्म होता है जो वेव को डिफाइन करता है। वेव को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। तो अगर लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो कौन सा पैरामीटर हमेशा सेम रहने वाला है? फ्रीक्वेंसी। जस्ट रिमेंबर दैट। क्यों सेम होगा, बाकी सारी चीजें किस तरीके से चेंज होगी वो अपन देखेंगे बाद में। वेव नेचर जब हम पढ़ेंगे लाइट का, उस समय अपन इसको डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, तो अभी इस सब की सर ये सब नोट करना। अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी खाली समझ लो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, नोट बाद में कर लेना। आगे बढ़ते। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लॉस इस चैप्टर के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एम श्योर ये सबने पढ़ा होगा स्कूल में। तो देखो, जब भी कोई पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस होगा जहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ऐसे सरफेस पे जब भी लाइट की रे गिरेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। सो दिस इज द इंसिडेंट रे। और जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट रे गिर रहा है, जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अपन नॉर्मल टू द सरफेस भी बना सकते हैं। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब एक ऐसा लाइन जो सरफेस से परपेंडिकुलर हो। सो दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे बनेगी उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, राइट? तो पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल दिस लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में लाई होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल तुम जिस स्क्रीन पे ये लेक्चर देख रहे हो वो स्क्रीन भी एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो वी कैन से दैट ऑल दीज 3 लाइंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, विल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। या फिर तुम ये वाला डायग्राम देखो, इससे इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे सामने इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, तो इन तीनों लाइन से तुम एक सिंगल प्लेन बना सकते हो, जैसे इस डायग्राम में बनाया हो। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये दोनों एंगल्स हमेशा सेम होंगे। ओके, और ये जो लॉ अपन ने देखा है इधर, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दिस लॉज आर एप्लीकेबल इवन फॉर कर्व सर्फेसेस। खाली प्लेन के लिए एप्लीकेबल होना जरूरी नहीं है, कर्व पे भी अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई कर्व मिरर तुम्हें दिया हुआ, कर्व में भी स्फेरिकली होना कंपलसरी नहीं है, कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है। तो अगर मान लो ये कर्व मिरर पे कोई रे इंसिडेंट है, तो इससे नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होगा? रे जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट है, सबसे पहले उस पर टेंजेंट बना दो। टेंजेंट तो समझते हैं ना सब लोग, कैलकुलस में पढ़ा होगा। सबसे पहले टेंजेंट बना दो, और हाँ सर। उस टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसी प्लेन में, उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल। एंड वंस यू नो द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो तुम रिफ्लेक्टेड रे भी बना सकते हो। सेकेंड लॉ अप्लाई करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल ट्राई करते। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो सब लोग। मान लो एक कर्व है हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x²। इसको प्लॉट करते, ये किसका शेप होगा? पैराबोला। और इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सीखा है तुमने मैथ्स में? y इक्वल्स टू 2x होगा, स्मूथ सरफेस। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वो नीचे जा रही वर्टिकली, ये इंसिडेंट रे, और ये सवाल में दिया हुआ, द इंसिडेंट रे विच वाज हॉरिजॉन्टल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और इस इंफॉर्मेशन से अपन को फाइंड करना है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P।
क्या ये चीज हर पॉइंट पे होगा? क्या हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रे वर्टिकल बन जाएगा? कंपलसरी है ऐसा? नो सर। नो सर। खाली एक स्पेशल पॉइंट पी पे ही हो रहा होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन अप्लाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले पॉइंट पी पे एक टेंजेंट बना देते। दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे नॉर्मल जो होगा वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, एंगल ऑफ, और इसको रिफ्लेक्शन। तो सेकंड के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। और इस केस में आई प्लस टोटल एंगल कितना है तुम? तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 45 डिग्रीज है। टेंजेंट है उसका। अगर नॉर्मल वर्टिकल से 45 बना रहे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से भी 45 बना रहा होगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा ये बता सकते हैं मुझे? 1/√1 -1। Slope is tan theta, but theta is the angle. Theta is angle with positive x-axis, no? Theta is angle with positive x-axis. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 135। ये देख पा रहे हो, इस लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ 135 होगा। एंड tan ऑफ 135 इज माइनस। तुम्हें लाइन देखना चाहिए कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और स्लोप अगर -1 आ रहा है तो इस कर्व के कौन से पॉइंट पे स्लोप -1 होगा ये अपन फिगर आउट कर सकते हैं। कैलकुलस माइनस की वैल्यू इस सो ये रफ सरफेस का मतलब उससे क्या इफेक्ट हो रहा है वो समझो। देख मिरर जो होता है ना उसके एक साइड को अपन सिल्वरिंग करते हैं, ये सुना है तुमने? तो जहाँ पे भी ये हैच तुम्हें दिख रहा है दैट इज इन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये डिनोट मैं उसको बना रहा हूँ। मैं जिस भी साइड से उसको सिल्वरिंग करूंगा उसका जो दूसरा साइड है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। तो जब भी तुम्हें ऐसा साइन दिखाई दे मिरर में तो ये नोटिस फॉलो करना। जब भी तुम्हें ये दिखाई दे रहा है वो नॉन रिफ्लेक्ट सरफेस होगा, के ऑपोजिट वाला रिंग होगा। समझ में आया? सर मेरे को थोड़ा बीच में नहीं समझ, मतलब ये I = R = 45 लिखा ना आपने, फिर टेंजेंट का एंगल कैसे आया वो नहीं समझा। देख मैं टेंजेंट का एंगल बता रहा हूँ कैसा है। मुझे बता, ये जो नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से कितना है? वर्टिकल से 45। हाँ। ये समझ में आया? एक और चीज समझ कि किसी दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा होता है ना, एक बीच का एंगल भी थीटा मान सकता हूँ मैं। तो दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होगा। 40 तो मैं बोल सकता हूँ टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट जो है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर। तो मतलब एक्स एक्सिस यस। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के परपेंडिकुलर, इनके बीच का भी बोल सकते हैं अपन। सर ये पार्ट मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। नॉर्मल और वाई एक्सिस, नॉर्मल और वाई एक्सिस इसके बीच का एंगल अपन ने 45 निकाल लिया। तो अभी अगर ये तो आ गया ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, टोटल एंगल 90 था। अच्छा वो आगे में तो ये तो 45 आ गया ना। ये एंगल्स और ये एंगल्स दोनों 45 होंगे। तो अगर सर वो 90 डिग्री बना रहे वो दिया हुआ रहेगा? वो दिया है ना यार, हॉरिजॉन्टल से अगर वर्टिकल हो गया तो एंगल 90 होगा ना बीच में। सर अगर वो दोनों मतलब 45 है तो उससे नॉर्मल का वाई एक्सिस के साथ कैसे निकला? सर आप ये एंगल को हम एक सेकंड एक करके बोलो प्लीज। हैंड रेज करने वाला सिस्टम फॉलो करेंगे अपन। कुछ डाउट आ रहा है हैंड रेज करो, नहीं तो काफी केओटिक हो जाएगा। एक सेकंड रुको। दीपेन बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? हाँ सर मैं वही पूछ रहा था कि मेरे को बीच का वो पार्ट नहीं समझा कि मतलब वहां तक समझा I = R = 45, उसके बाद थोड़ा नहीं समझा। देखो मैं एक सेकंड, आई थिंक काफी लोगों का ये कॉमन डाउट है, तो एक सेकंड अपने आप को म्यूट करो। मैं वापस ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस समराइज कर रहा हूँ। उसके बाद भी नहीं समझा तो हैंड रेज करके पूछ लेना। एक बार सब लोग ध्यान से देखना इधर वापस। आई होप सबको ये बात समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल्स 45 के इक्वल होंगे। I and R both will be equals to 45। इसमें डाउट है किसी को भी? ओके, सो नाउ वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R ये दोनों 45 है। मतलब नॉर्मल और ये वर्टिकल लाइन इसके बीच का एंगल 45 होगा। तो टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का भी एंगल 45 होगा ना यार। अपन ने जो प्रॉपर्टी देखा था, दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स जो दो नए लाइंस होंगे
उनके बीच का भी एंगल थीटा होगा। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल एंड हॉरिजॉन्टल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट इसके बीच का भी एंगल ये 45 आ गया। मतलब ये जो टेंजेंट है इस लाइन का जो स्लोप है ये होगा, क्योंकि और एक बार अगर तुम्हें स्लोप -1 दिया, कैलकुलस से मुझे ये भी पता है कि स्लोप dy/dx के इक्वल होता है। तो अयान बताओ अभी क्या डाउट है अयान? हेलो सर। हाँ सर, जो नेक्स्ट पेज पे आपने बनाया था ना, यस, एक बार वैसे आप नंबर कर सकते हो क्या यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे 1 और 2 लिया था। y एक्सिस को 2 मान, तो जो टेंजेंट है वो 1 डैश हो जाए नॉर्मल के परपेंडिकुलर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं मैं इधर, हाँ तो 2 डैश मान ले, तो ये एंगल भी 45। ठीक है सर, ठीक है। नहीं समझ रहा? नहीं, ये प्रॉपर्टी बस अप्लाई कर रहे हैं अपन। दो एंगल जो पुराने लाइंस को परपेंडिकुलर, जो राइट में मेरे को समझा वो तो ऐसे कि जैसे उसको मूव किया है परपेंडिकुलर है, सब जगह अपन अप्लाई। मुझे बता कि अगर तुम लॉज ऑफ मोशन में किया हो, नहीं पता सर। इतना टाइम लग रहा है इसमें भी, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा ना ये तुमने, ये भी थीटा होगा, इसमें एंगल थीटा है, तो इसमें डायरेक्टली बोली ये एंगल भी नहीं पढ़ी हमने, हमें वो ट्रायंगल से कैलकुलेट। प्रॉपर्टी खाली इट्स अ सेपरेट थिंग। ये ऐसे ही तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एज सच ये थियोरी में ऐसा कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, बस तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है ये अभी कैसे करना है अप्लाई एंगल्स निकलने में? हाँ सर, ये आपने जो बताया ये तो समझ में आया थ्योरी, बट मतलब कैलकुलेशन से कैसे निकलता है कि वो 45 डिग्री है, जैसे हम लोग जो बेसिक करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं यार, यही प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर रहे हैं ना इधर। वाई एक्सिस और नॉर्मल के बीच का अगर एंगल 45 है, तो दो नए लाइंस जो ओरिजिनल लाइंस के परपेंडिकुलर है उनका भी एंगल 45 होगा। इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस अपन को एंगल्स फिगर आउट करना है इधर। ओके, सो और कोई मेथड नहीं है उसको 45 निकालने का ना? और भी मेथड है, तुम ज्योमेट्री से भी कर सकते हो यार। राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। हाँ सर, वो थोड़ी ये फिगर आउट हो गया, ये वाला एंगल 45 है। यस सर, यस बीच में 45 डिग्रीज एंगल है। अच्छा, तो अगर टेंजेंट का देखना है तो ये वाला ट्रायंगल देख, मैं जो येलो में वाला ट्रायंगल देख। अगर राइट एंगल ट्रायंगल, यस सर। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। हाँ सर, अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ओके सर, ऐसे तो समझ गया। आपका पुराना जो आप दिखा रहे थे उसमें अभी भी कंफ्यूजन है। उसमें एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो यार। सर लास्ट टाइम आपने जैसे वो एक सेकंड मैं बोल सकता हूँ? एक सेकंड सुन लो मेरी बात। ये नॉर्मल को मैंने लाइन 1 नाम दे दिया और वर्टिकल को मैंने लाइन 2 नाम दे दी, ठीक है? एंड नॉर्मल के परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा तो इसको मैं 1 डैश नाम दे रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर 2 डैश होगा। हाँ सर, आया समझ गया सर, मेरे को समझ गया। तो तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे वो तुम अप्लाई कर दो, ठीक है? ओके चलो अभी आगे बढ़ते। आज का लेक्चर में थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, काफी लोगों को शायद काफी स्लो लग रहा होगा, बट धीरे धीरे अपन जैसे यूज्ड टू होंगे वी विल एक्वायर पेस, अपन पेस अप करेंगे, आगे स्पीड अप करेंगे, डोंट वरी। अभी आज का लेक्चर इज ऑलमोस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, तो इसीलिए मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ ताकि सब लोग कंफर्टेबल रहे। ओके चलो अभी आगे बढ़ते। सर बताओ कुछ पिछले कॉन्सेप्ट में डाउट है क्या? यस सर। सर आपने कहा था कि जो y = 2x² वाला ग्राफ है उसमें सिर्फ उसमें सब जगह इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, परपेंडिकुलर नहीं होगी। हाँ सब जगह नहीं होगी, वो तो डिपेंड करेगा ना, वो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब अपन अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान ले किसी जगह रे अगर यहाँ पे इंसिडेंट है और अगर नॉर्मल 45 नहीं बना रहा है, मान ले नॉर्मल 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगा ना, ये वर्टिकल होना कंपलसरी नहीं। अगर मैं थोड़ा हमेशा वो 45 बनाएगा ये जरूरी थोड़ी है। ऊपर जब मैं जाऊंगा इसके थोड़ा सा और ऊपर, तो वहां पे जो नॉर्मल है वो इंसिडेंट रे से अलग एंगल भी तो बना सकता है। अगर इंसिडेंट हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है तो हो सकता है कि वो यहाँ पे अलग एंगल बनाए, 45 के बदले 30 बनाए, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये 30 हो जाएगा, राइट? यस सर, थैंक यू सर।
Okay. See, now let us try to understand what are real objects, virtual objects, real image and virtual image. देखो इसको समझने के लिए we will try to understand different words separately. अगर मैं रियल की बात करूं, रियल और वर्चुअल, इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? मुझे बताओ, जब मैं किसी रियल चीज की बात कर रहा हूँ, रियल ऑब्जेक्ट या फिर रियल इमेज, तो रियल के केस में मुझे बताओ कि रेज एक्चुअली मीट कर रही होगी या अपीयर टू मीट होगी? एक्चुअली मीट और रियल द रेज विल बी एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअली मीट कर रहे होंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है रियल के लिए, ठीक है? तो जब भी किसी अपन रियल चीज की बात करें, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि रेज एक्चुअली मीट कर रही और ऑब्जेक्ट और इमेज को फॉर्म कर रही। और अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो दे आर अपीयरिंग टू मीट। सर वो रेस को पुल बैक करके मीट करा देते हैं करके अपन मीट रियल ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन एंड इमेज मीन समथिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। 2 मिनट रुक जाओ, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस स्लाइड, देन आई विल टेक योर डाउट्स। तो यहाँ पे लेट अस सी डिफरेंट एग्जांपल्स। जैसे तुम्हें ये ए वाला डायग्राम दिख रहा है, इससे रेज अपीयर पे अपीयर टू मीट, नहीं रेज आर एक्चुअली कमिंग ना, अपीयर टू एक्चुअली इमेज का। सर इमेज की बात कर, नहीं मैं अभी थिंक अबाउट बिफोर रिफ्लेक्शन। मैंने जो रेज येलो में बनाया हुआ, मैंने जो रेज येलो में यहाँ पे बिफोर रिफ्लेक्शन, और उससे ये जो पॉइंट क्रिएट हो रहा है दैट विल बी ऑब्जेक्ट और इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट पॉइंट O, दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। और जब रेज ने रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन के बाद मीन से मार्क कर रहा हूं, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या रेज एक्चुअली मीट कर पा रहे? नहीं, वो तो नो सर, दे आर डाइवर्जिंग, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली मीट। मगर इन्हीं रेज को अगर मैं बैक ट्रेस करूं तो तुम देख पा रहे हो ये पॉइंट आई पे अपीयर टू मीट हो रहे। यस सर बोलेंगे, एंड क्योंकि ये अपीयर टू मीट हो रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अभी एग्जांपल बी देखो, बी का जो डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे भी मैं जो येलो रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन, नहीं ये बिफोर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से पहले वो रेज है। देखो अभी तक रेज मिरर से टकराई नहीं, मैंने जो येलो में बनाया दीज आर बिफोर रिफ्लेक्शन। और क्या ये रेज एक्चुअल में कहीं मीट कर पा रहे बिफोर रिफ्लेक्शन? नो सर, मीट नहीं कर, टू मीट एट O। तो कहने से O विल बी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन दिस केस, एंड क्योंकि रिफ्लेक्शन से पहले ये सारी कहानी हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और रिफ्लेक्शन के बाद मैं वापस यहाँ पे ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ और चेक करो कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअल में मीट कर रही है कि अपीयर टू मीट। यस सर, रियल इमेज, रियल, वेरी गुड, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस विल बी द रियल इमेज। तो इससे अपन ने क्या सीखा? फॉर प्लेन मिरर्स, इसको अपन प्लेन मिरर बोलेंगे। प्लेन मिरर के लिए सिचुएशन क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो यस सर। तो अगर तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट दिया जाए दैट प्लेन मिरर्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर बाय चांस ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो रियल इमेज भी बना सकते हैं, बट प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स। ये सही है कि गलत है? सही है सर, करेक्ट। ओके सर, बट हमें तो पढ़ाया गया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है ये। क्योंकि तुम्हें जब वो पढ़ाया गया था तो उस स्टेटमेंट में वो लोग ने अज्यूम किया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होगा। वो लोग हमेशा रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। यस वो लोग बात कर रहे थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट रियलिटी में है तुम्हारे पास, उसका जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा। बट नाउ वी शुड अंडरस्टैंड, अभी अपन एक स्टेप आगे जा रहे एंड वी आर एबल टू फिगर आउट दैट बाय चांस अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, बाय चांस अगर मैं ऐसे टाइप के रेस क्रिएट कर रहा हूँ जो मैंने येलो में मार्क किया हुआ है इधर, जिससे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन पा रहा, तो उसका इमेज कैसा होगा? उसका इमेज रियल हो जाएगा। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई केस है क्या? हाँ देख, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस देख, एज सच वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई केस है नहीं, बट जब जहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, जैसे एग्जांपल सी की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल सी में अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो ये वाला जो पॉइंट O है वो कैसा ऑब्जेक्ट? रेज एक्चुअली मीट कर रही है कि नहीं इधर बिफोर द लेंस? यस सर। तो कहना है से पॉइंट O इज द रियल ऑब्जेक्ट। यस सर, यस सर, रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस और मिरर? लेंस। लेंस फॉर लेंस, परफेक्ट। तो पॉइंट O को अपन रियल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस मान सकते, और लेंस से टकराने के पहले ये इंसिडेंट रेज होंगे, राइट? यस सर। यस सर, यस सर। और लेंस से टकराने के बाद ये रेज जो है वो कहाँ पे मिलने की कोशिश करेंगे? I1 पे।
ये I1 पे मिलने की कोशिश करेंगे। डायग्राम थोड़ा सा इनकरेक्ट है क्योंकि ये डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, ये स्टेट जाएगा, स्टेट जाके I1 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम अपने माइंड में ऐसे इमेजिन करो कि ये रेस सीधा जा रहा है और I1 पे मिल जाता, I1 पे मिल जाता अगर मैं बीच में ये मिरर नहीं लगाता तो अगर मुझे बताओ कि अगर मैंने बीच में ये पर्पल मिरर नहीं लगाया होता तो I1 कैसा इमेज होता लेंस का, रियल की वर्चुअल? अगर मैंने मिरर नहीं लगाया होता तो रेस एक्चुअल में I1 पे रियल इमेज। सो I1 को मैं रियल इमेज किसका मानता? रियल इमेज ऑफ लेंस। रियल इमेज ऑफ लेंस इफ मिरर वाज नॉट देयर, इफ मिरर वाज नॉट देयर। लेकिन अब जब मिरर आ गया, because of mirror, can I say I1 has now become virtual object of mirror? Because of mirror? Yes sir. मिरर बीच में आ गया, तो जब मिरर से रेस टकराई, मिरर से टकराने के पहले क्या ये रेस मिल पा रही है? ये जो ग्रीन रेस मैंने बनाई है, अगर मैंने मिरर बीच में No. तो these rays are not able to meet before reflection, they are appearing to meet at I1. So can I say that I1 will be the virtual object of mirror? सर और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रेज है, ये वाले रेज, ये I2 पे एक्चुअली मीट कर रहे हैं कि अपीयर टू मीट कर रहे हैं? एक्चुअली मीट कर रही है। रियल मान सकता हूं? Yes sir. तो ये क्या हो रही है कि अगर एक वर्चुअल है मिरर, प्लेन मिरर के, लेट मी स्पेसिफाई आल्सो, कॉन्वेक्स मिरर की बात अपन बाद में करेंगे, उसमें प्लेन तो इमेज कैसा होगा? रियल। नीलव सर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि पहले जैसे पढ़ा था हम लोगों ने तब तो ऐसे पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट रियल होता है और इमेज वर्चुअल होती है, बट एक ऑब्जेक्ट तो रियल ही होता है, वो बात सही पढ़ा था तुमने। जैसे यहाँ पे भी जो अपना मेन सोर्स है लाइट का, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो तो रियल है ना, ये तो रियल ही। बट अगर मैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व करूं, जैसे अगर मैं खाली प्लेन मिरर की बात करूं, तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? लेंस का जो भी इमेज होगा वही प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट होगा जब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हो। लेंस का जो भी इमेज होगा वही प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट होगा ना। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेन मिरर इन दिस केस, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है। सर मुझे ए और सी समझ में आ गए बट बी स्पेशल केस अगर बाय चांस रेज नहीं सर, नहीं, ये रेज जो है वो बिफोर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो अगर ये पॉइंट ओ पे अपीयर टू मीट कर रहे हैं तो पॉइंट ओ को अपन क्या बोलेंगे? वर्चुअल। अपीयर टू ऑब्जेक्ट से थोड़ी रेज ओरिजिनेट करो, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। अगर ऐसे रेज आ रहे होते तो बिफोर रिफ्लेक्शन ये रेज एक्चुअली मीट करते या अपीयर टू मीट करते? ये सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करो। बिफोर रिफ्लेक्शन रेज आर एक्चुअली मीटिंग और अपीयरिंग टू मीट? appearing to meet, appearing to meet। और बिफोर रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बिफोर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट या इमेज? ऑब्जेक्ट। और अपीयरिंग टू मीट मतलब कैसा होगा? वर्चुअल या रियल? अच्छा सर वर्चुअल। बस ये सिंपल सा लॉजिक लगा दो, अगर अपीयर टू है तो वर्चुअल और बिफोर रिफ्लेक्शन है तो ऑब्जेक्ट। ओके सर, ठीक है। ठीक। बाकी सबके डाउट्स भी क्लैरिफाई हुए? अयान ओके। अनय, यश, यू कैन आस्क मी। सर तो मतलब ऐसा कोई नेचुरली एग्जिस्टिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट अभी है नहीं? नहीं, नेचुरली एग्जिस्टिंग नहीं है, बट उस इंस्ट्रूमेंट के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं। सिर्फ ह्यूमन ने क्रिएट किया है वैसा सा भी है ना, मतलब एक्ट कर सकते हैं वैसा एक्ट कर सकता है। इट्स अ कॉन्सेप्ट व्हिच कैन हैपन फॉर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जैसे ये भी जो रेज आ रही, ये रेज कहीं से तो आई होगी ना, ऑल्दो वी आर नॉट बॉदर्ड इन एग्जांपल बी कि ये रेज कहाँ से आ रही, मगर कहीं से तो आई होगी, कोई तो ओरिजिनल रियल ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट किया होगा उसने। हाँ। बट वो मिरर के, इस मिरर के लिए वो मैटर नहीं करता क्योंकि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम यही करेगा जो कि वर्चुअल होगा। ओके, ठीक है। यस सर जो हम 3D ऑब्जेक्ट्स देखते हैं थ्रू द स्क्रीन, कैन वी कॉल इट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? नहीं, वहाँ पे अगर स्क्रीन पे फॉर्म, अच्छा देख मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। जो भी वर्चुअल इमेजेस होते, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। मान ले तुम्हारे सामने एक मिरर है और तुम मिरर में अपना चेहरा देख पा रहे हो, और तुम अपना चेहरा देख पा रहे हो मिरर के पीछे। तुम्हें लग रहा होगा कि मिरर के पीछे तुम्हारा चेहरा बन रहा है, लेकिन मिरर के पीछे जब तुम एक्चुअली स्क्रीन को रखोगे तो क्या स्क्रीन पे तुम्हारा चेहरा फॉर्म होगा?
नहीं, बिकॉज दैट वाज अ वर्चुअल इमेज। तो अगर मैं पार्ट एग्जांपल ए की बात करूं, एग्जांपल ए पे जो ये इमेज बन रहा है, ये कैसा इमेज है? दिस इज अ वर्चुअल इमेज। और इस वर्चुअल इमेज पे अगर मैं एक स्क्रीन रखूं, क्या इस स्क्रीन पे कुछ होगा? कुछ भी इमेज क्रिएट होगा? नहीं, No. क्योंकि ये तो अपीयर टू, यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ, यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे इमेज क्रिएट हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि लाइट यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। बट यहाँ पे जब मैं स्क्रीन हमें हो रही है। राइट, प्लीज अपना माइक ऑफ रखो। वैसे अगर मैं रियल इमेज की बात करूं, जैसे एग्जांपल बी में तुम देख पा रहे हो आई इज द रियल इमेज, जहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही है। और जहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही है, अगर ऐसे पॉइंट पे मैं एक स्क्रीन रख दूं तो उस स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही है उधर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा कभी भी। वर्चुअल इमेजेस विल नॉट फॉर्म द स्क्रीन, बट रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। और अगर अपन बात करें जो इमेज हमारी आंखों पे बन रही, आंखों का सिस्टम जो होता है उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस खाली इतना समझ लो कि हमारे आंखों में भी एक टाइप का लेंस होता है। और जब रेज हमारी आंखों से पास होती है, हमारे आंखों के लेंस से पास होती, तो वो रेटिना पे एक्चुअली मीट करती। हमारे आंखों के पीछे जो रेटिना होता है वो एक तरीके का दिख पाता है, तो वहां पे रेज एक्चुअली मीट कर रही। तो फाइनली हमारे आंखों के अंदर का जो स्क्रीन है, बट वी विल नॉट गेट मच इनटू दिस। ये पार्ट को अगर तुम्हें समझ में नहीं भी आ रहा है देन आल्सो इट्स ओके, इसको बाद में अपन डिटेल में देखेंगे। सर यस बताओ सर, रियल इमेज रहेगा कि स्ट्रेट रहेगा? अगर अपन प्लेन मिरर की बात करते हैं तो कॉन्केव के लिए वो इन्वर्टेड इरेक्ट कुछ भी हो सकता है। सर, और वो आपने जो 2 स्टेटमेंट्स बोली थी, एक बार आप वो वापस बोल सकते हो? कौन से 2 स्टेटमेंट्स? सर, आप ये एक्सप्लेन किए थे 2 एग्जांपल ए और बी, फिर आपने कुछ बोला था वो मतलब सुनाई नहीं दिया। मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि जो वर्चुअल इमेज होते हैं ना, उसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे। वर्चुअल इमेज जहाँ पे भी फॉर्म हो रहा होगा, उस लोकेशन पे अगर तुम स्क्रीन को रख भी दोगे ना, तो वहाँ पे स्क्रीन तो पे वो तो अजम्पशन रहता है ना, मतलब वैसा कुछ होता थोड़ी ना। अजम्पशन थोड़ी रियलिटी है यार ये चीज। मुझे बता, तेरे सामने एक मिरर है, यस सर। मिरर ले ले तू अपने सामने, और जब तू मिरर के सामने से देखेगा, इधर से जब तू देख रहा है, तो तुझे तेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। सर किधर हाईलाइट कर सकते? मैं मार्क कर रहा हूँ इधर, ये मान ले ये तू है। यस सर। ये मिरर है, तो तुझे अपना इमेज यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा मिरर के अंदर, जब तू यहाँ से देख रहा होगा मिरर के इस साइड से। यस सर। लेकिन जब तू एक्चुअली मिरर के पीछे जाएगा, या फिर तू अपने दोस्त को भेज दे मिरर के पीछे, तू यहीं पे खड़ा रहे, तुझे दिख रहा है कि तेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन तू अपने दोस्त को मिरर के पीछे भेज देगा, तो क्या तेरे दोस्त को यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखेगा? वो यहाँ पे अगर स्क्रीन लगाएगा तो उसको इमेज बनता हुआ दिखेगा इधर? नहीं, बिकॉज दैट्स अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज को अपन स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे कभी भी। बट अगर कोई इमेज रियल में फॉर्म हो रही, एक्चुअली मीट कर रही, और इस पोजीशन पे अगर मैं स्क्रीन लगा दूं, तो स्क्रीन पे एक्चुअल में इमेज फॉर्म हो रही। यस सर। बट सर मिरर तो ओपेक होता है ना, मतलब सामने से तो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन पीछे से तो फिर। हाँ, तो उसमें क्या हो गया सर? तो फिर पीछे कैसे इमेज बनेगा? वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। वर्चुअल इमेज नहीं बन रहा, वो वहां से अपीयर हो रहा है ऐसा बनता हुआ, एक्चुअल में थोड़ी बन रहा है उधर, इसलिए तो उसको वर्चुअल बोल रहे हैं अपन। सर तो मतलब वो हम लोग मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना स्क्रीन पे? नहीं कर सकते, वही तो इस पूरे पॉइंट का पर्पस था, यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सर बी वाले एग्जांपल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब उसका क्या मतलब, उससे क्या होता है? मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा हम लोग ने बताया, तो उससे क्या मतलब वो होगा? समझ नहीं आ रहा सिग्निफिकेंस। मतलब वो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना, वहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही, अपीयर टू मीट हो रही। तो ये जो इंसिडेंट रेज है सर, तो रियल ऑब्जेक्ट तो कहीं मतलब कहीं और होगा, क्योंकि रेस तो फिर ऐसे आ रही है ना। हाँ, तो कहीं भी होने दो, उससे अपना कोई भी कंसर्न नहीं है। मैं खाली इसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो एग्जांपल बी में तुम्हें दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सर हम केस 2 में वर्चुअल ऑब्जेक्ट देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, जो भी चीज वर्चुअल है वो कभी नहीं देख पाएंगे। वी कैन ओनली सी रियल थिंग्स। देख पाएंगे मतलब स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे। वैसे तो वर्चुअल इमेज तुम यहाँ से देख पा रहे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज तुम वर्चुअल चीजों को स्क्रीन पे नहीं ले पाओगे। सर मतलब फिर इस केस बी में सर 2 इमेजेस हम देख सकते हैं सर, एक रियल और एक वर्चुअल? नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ कि रेस कहाँ से आ रही है? रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज आ रही है ना, तो क्या ये रेस पॉइंट ओ से
आती भी दिखाई दे रही पॉइंट 2 से? नो सर। नहीं ना, तो पॉइंट 2 अपन को दिखाई देगा ही नहीं, दैट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। ओके सर। देखो ये सारी जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं ना, ये थोड़े टाइम में तुम्हारे क्लैरिफाई हो जाएंगे। अभी खाली जो मैं बेसिक पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। तुम्हें ये 4 पॉइंट समझ में आ गए? सर नहीं, सी वाला नहीं समझ रहा है। सी एग्जाम्पल सी। क्या नहीं समझा उसमें, बताओ। सर उसमें मतलब ऑब्जेक्ट से पहले सर मैं क्या समझाऊं, मैं बोलूं? हाँ बताओ। सर ऑब्जेक्ट से पहले जा रहा है, फिर लेंस में से वो अगर मिरर नहीं होता तो फिर वो पीछे एक रियल इमेज बनाता था। नहीं, एक वर्चुअल इमेज बनाता था। ओके। I1 पर मिरर है तो उसका वो मिरर आ गया तो उसका I1 पे वर्चुअल इमेज बनेगा और पीछे मतलब I2 की जगह पे उसका रियल इमेज, ऑब्जेक्ट का ही रियल इमेज बनेगा। तुम क्या बोल रहे हो यार, कुछ सेंस नहीं बन रहा, तुम बहुत ही सर रैंडम। मेरे को मैं भी कंफ्यूज लग रहा है। एक बार मैं तुम्हें एग्जांपल सी वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर, दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट, राइट? एक्चुअली है ये ऑब्जेक्ट। सर आप दूसरे मार्कर से हाईलाइट करो ना, क्योंकि ये बहुत मिस हो गया है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली है यहाँ पे, इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट। यस सर। और यहाँ से रेज एक्चुअली निकल रही, तो उसको अपन रियल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। किसका? ये लेंस का रियल ऑब्जेक्ट होगा। सर लेंस का मतलब लेंस में जा रहे रेज रियल ऑब्जेक्ट का, इसलिए लेंस से टकराने से पहले जो रेज थी वो एक्चुअली मीट कर रही है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा ना यार वो। यस सर। और लेंस से टकराने के बाद अगर मिरर नहीं होता तो ये एक्चुअली मीट करता है इधर। सर मीट करता। तो I1 अगर मिरर नहीं होता तो I1 लेंस का रियल इमेज बनता कि नहीं बनता, अगर एक्चुअली मीट कर रहा है तो? यस सर। अगर मिरर नहीं होता तो, लेकिन बीच में मिरर आ गया। सर मिरर नहीं होता तो एक्चुअली मीट कर रहा है तो फिर वो एकदम सीधा सीधा जाएगा ना। अरे बट इधर मीट करके उसने इमेज बना दिया ना। एक्चुअली मीट करने का मतलब क्या है? रियल है ना वो, अगर एक्चुअली मीट कर रहा है तो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, रियल इमेज बन गया उधर। अगर मिरर नहीं होता तो I1 पे एक रियल इमेज बनता था। करेक्ट, अगर मिरर नहीं होता तो I1 पे रियल इमेज बन जाता। यस सर, पर अगर अभी मिरर है तो I1 से रिफ्लेक्ट होके वो I2 पे रियल I1 तक इमेज। गया ही नहीं रेज, अभी मिरर बीच में आ गया, तो क्या रेज मिरर को चीर के I1 तक पहुंच पाएगी? एक्चुअल में नहीं सर। I1 पे। तो अभी रेज I1 तक पहुंचा ही नहीं। द रेज आर अपीयरिंग टू मीट एट I1। हाँ तो अभी मिरर आने के बाद I1 जो है वो मिरर का वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया ना यार। यस सर। रिफ्लेक्शन से पहले, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज I2 पे एक्चुअली मीट कर रही, सो I2 हैज बिकम नाउ द रियल इमेज ऑफ मिरर। यस सर। बस सर तो I2 लेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? I2 लेंस के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, लेंस का कोई रोल नहीं है I2 में। अच्छा, तो हम लोग को बस खाली मिरर के रिस्पेक्ट में देखना है। I2 इज ओनली फॉर मिरर, लेंस के रिस्पेक्ट पे कोई भी रोल नहीं होगा उसका। ओके सर वही कंफ्यूजन था। थैंक यू सर। देखो आज के लेक्चर में काफी, आई नो काफी स्लो जा रहा हूँ मैं, तुम्हारे डाउट्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों को लेक्चर स्लो लग रहा है, अपन धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट सबको समझ में आया आज का लेक्चर? अपन ने ज्यादा बातें की नहीं आज रे ऑप्टिक्स में। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैंने तुम्हें रियल, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट और इमेज, इन चारों चीजों में डिफरेंस बता दी। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स जो अपना टीचिंग टेक्निक होगा, अपन जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके बारे में मैं तुम्हारे से सजेशन लेना चाहता हूँ कि हाउ डू यू वांट मी टू अप्रोच। तुम मुझे सजेस्ट करो। जिन लोगों को आज का लेक्चर बहुत स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें? तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहते हो। एनी सजेशन फ्रॉम यू गाइस? यस यू कैन टेल मी, अनम्यूट करके बोल सकते हो अभी, हाथ सर पहले आप मतलब आप अपना बताओ, फिर उस हिसाब से। नहीं बट आज का लेक्चर कंफर्टेबल था सबके लिए? यस सर। यस सर। स्लो का नहीं पता मुझे, दूसरे लोगों को कैसा लग रहा है। स्टार्टिंग में जो आप रीड कर रहे थे वो थोड़ा लगा कि हार्ड टू फॉलो, क्योंकि अब मतलब थोड़ा फास्ट ऐसे जा रहे थे, तो फास्ट जा रहा था। ओके, मतलब रीडिंग के टाइम पे, बाद में एक्सप्लेनिंग में तो सब समझ में आया। बट ओके ठीक है। एंड सेम ओवरऑल पेस ऑफ द लेक्चर किसी को ज्यादा स्लो तो नहीं लगा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं एक ही चीज पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं सर, किसी को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, आई नो काफी लोग होंगे जिनको
पहली बार में जब समझ में आ गया होगा तो उनको लग रहा होगा कि मैं एक ही चीज़ बार बार बता रहा हूँ, तो उनको शायद थोड़ा सा स्लो लगा होगा, बट बाकी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनको सब कुछ समझ में आए। तो ठीक है, तो जिनको सब समझ में आ रहा है और स्लो लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोप अप करो। धीरे धीरे जब तुम इस टॉपिक से यूज टू हो जाओगे तो अपन स्पीड पकड़ लेंगे सबके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो ही जाऊँगा और आई थिंक ये पैटर्न ही फॉलो करते। मैं एक सब टॉपिक तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा और उससे बेस तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे वो तुम पूछ लो वो सब टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद, एंड फिर देन अपन आगे जा सकते। सर AYGP सर क्या करते कि सबको म्यूट पे रखते हैं, फोर्स म्यूट, और जब कोई हैंड रेस करता है तभी सर AYGP सर उसे अनम्यूट करते, सिर्फ उसे ही हाँ अनम्यूट सर, करते। वो प्रॉपर है। हाँ वैसा भी वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वैसा भी सिस्टम करना पड़ेगा सर, क्योंकि केओस हो जाता है बहुत एक साथ। करेक्ट, बट यहाँ पे आई थिंक तुम लोग प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी केओस। तो ये अच्छी बात है कि तुम लोग हैंड रेस करके ही डाउट पूछ रहे हो। सर कभी कभी स्पैमर्स भी आ जाते हैं मीटिंग में, इसलिए। हाँ, कभी कभी किसी का माइक गलती से ऑन रह जाता है, कुछ स्पैमर्स भी आ सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे ही करूंगा। तुम लोग को सब फोर्स म्यूट वाला बराबर है तुम लोग को सर, force- बट फिर उसमें मतलब जैसे थोड़ा मतलब बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम होता है, जैसे सर एक फ्लो में पढ़ाते तो रुकने में वैसे खोल के बात नहीं होती फिर। सर, तो जब तक स्पैमर्स की प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं ना। देखते फिर हैं अगर देखते हैं। अपन थोड़ा और एक दो लेक्चर्स थोड़ा देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, एंड देन वी विल फिगर आउट कि क्या करना है। ठीक है, सो एनीवेज आज के लेक्चर में तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। तो जैसे अपन ने डिस्कस किया था, ये टाइम तुम लोग बैकलॉग्स को कवर अप करने के लिए इन्वेस्ट कर लो, और नोट्स तो ज़्यादा कुछ रहेंगे नहीं आज। नोट्स कंप्लीट कर लो, लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लो एक बार, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। आगे मैं तुम्हें हेलो ग्लांस करवा देता हूँ कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले। We will सर, talk- नोट्स भेज देना ना। मैं नोट्स भेज दूंगा। सबने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया? मैंने ग्रुप का लिंक भेजा है क्या तुम्हें? यस सर, भेजा था। यस सर। तो सबने ज्वाइन कर लिया ना ग्रुप? तो इनकेस तुम लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, मैं वापस अपना नंबर जूम के चैट पे भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा ग्रुप पे अगर तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो। और लेक्चर नोट्स और लेक्चर रिकॉर्डिंग्स के लिए मैं गूगल पे एक ड्राइव फोल्डर बनाने वाला हूँ, उसका लिंक तुम लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो फ्यूचर में जितने भी लेक्चर रिकॉर्डिंग्स है और जितने भी लेक्चर की पीडीएफ है मैं उसी में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक ही जगह रहेगा सब कुछ। सर हाँ बताओ। सर, आप कौन से सेंटर पे पढ़ाते हो? मैं यार लॉकडाउन से पहले वेस्टर्न लाइन में सारे सेंटर्स में पढ़ाता था, बोरीवली, अंधेरी, दादर, बट अभी तो खैर सब सेंटर्स एक ही है तो फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके सर। ठीक है, चलो सर आपके नोट्स में से क्या क्या लिखे, मतलब बहुत सारे हैं सर, तो क्या अभी आज के लेक्चर में तो आई थिंक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हें थियोरेटिकल पार्ट दिखाई दे रहे वो सब अगर तुम खाली पीडीएफ से रिफर करोगे तो भी चलेगा। बाद में अगर अपन एग्जांपल्स करेंगे तो उस समय तुम लोग एग्जांपल्स लिख सकते हो अपने लेक्चर नोट्स में, एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके सर ये पीपी सर के नाम से आपको वाला ही ग्रुप है? हाँ, ये मेरा ही ग्रुप है। मई 25 हेलो जून एंड जून 25 पीपी सर, ये ग्रुप रहेगा अपना। ओके हेलो यस, बताओ। तो सर मैं शुभम बोल रहा हूँ सर। वो मैं गलती से आपको मैसेज भेजा था तो गलती से एल के बदले के आ गया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सर वो सर एक unintentional था। क्वेश्चन था। लास्ट वाले जो आपने एग्जांपल आपने बताया था उसमें ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे अगर कोई खड़ा रहेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? कौन से एग्जांपल में? जो लास्ट वाला आप बता रहे थे। एक सेकेंड, नहीं ये नहीं था शायद। कौन सा जो लास्ट अपन ने तीन ए बी example- एक और सी था। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन दैट स्लाइड। हाँ बताओ, इसमें क्या हो गया? सर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे अगर कोई खड़ा रहेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? I2 या I1? ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे। ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में, अच्छा देख, एक्चुअली ये सारी चीजें ना तुम्हें आगे फिगर आउट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में जो खड़ा रहेगा ना उसको I1 I2 में से कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि I2 तो बीच में फॉर्म हो रहा है। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा उसको I2 दिखाई देगा, मगर जो ऑब्जर्वर लेंस के लेफ्ट में खड़ा है I2 जो है वो लेंस का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब ये जो रेज आगे जब ट्रेवल करेगी तो एक बार वापस इसको लेंस से गुजरना पड़ेगा। हाँ। और लेंस से गुजरने के बाद जब ये फाइनल इमेज यहाँ पे बनाएगा, जिसको मैं I3 नाम दे सकता हूँ, ये I3 इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा।
ओ ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अपन तभी कर पाएंगे व्हेन वी नो एवरीथिंग अबाउट प्लेन मिरर्स, कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स एंड आल्सो फॉर ऑल दी लेंसेज। एक बार अपन जब इन सब का बेसिक थियरी समझ लेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा वो अपन डिटेल में बाद में सीखेंगे। ओके सर, या सर थैंक यू सर। ओके सर डाउट बताओ डाउट क्या था डाउट है? सर, ए और बी में अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी ऑब्जर्वर दिखेगा तो ए और बी में से किधर उसको इमेज दिखेगा? मतलब ए में तो ऑब्जेक्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई इमेज नहीं दिखेगी ना, रियल इमेज तो वर्चुअल फॉर्म इमेज नहीं हो रही दिखेगा ना। ना, रियल इमेज वर्चुअल इमेज तो दिखेगा ना। ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, इसको लग रहा होगा कि रेज यहाँ से आ रही, तो उसको लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन गया। जैसे तू मिरर के सामने खड़ा हो जाओ अभी, तो देखो मिरर में अपना इमेज दिखेगा। यस सर, तो दैट वो इज द रियल इमेज होगा ना। वर्चुअल होगा। मिरर के पीछे थोड़ी एक्चुअल में इमेज फॉर्म हो रहा है। मान तो ले सर बी ऑप्शन का बी एग्जांपल का आप मतलब वो मैं कैसे मतलब रियल लाइफ में इंटरप्रेट करूं? ये तो अभी आपने बताया। बी एग्जांपल जो है हाँ उसमें रियल लाइफ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रेज जो जनरेट होते एक यस सर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम से जनरेट होंगे, जो मैंने एग्जांपल सी में बताया। एग्जांपल सी का तू ये वाला पार्ट देख, तुझे दिख रहा है एग्जांपल सी का जो ये वाला पार्ट है, यस सर ये वाला पार्ट जो मैंने डॉटेड सर्कल में बनाया, यस सर जनरेट कर सकता ना। आई कैन कीप वन ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हियर, आई कैन कीप वन लेंस। तो यस रियल सर लाइफ में ये जनरेट हो गया ये वाला एग्जांपल। यस सर इसमें जो डॉटेड तो सर्कल वाला पार्ट है वो मैंने बी में बता दिया। यस सर सर तो रियल लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रेज नहीं एमिट करता ना, मतलब ऐसा मतलब जो दो रेज बहुत दूर से जैसा बीम है। नहीं, वो किसी चीज का पार्ट हो सकता है, जैसे मैंने सी में बताया। सिस्टम के हिसाब से मतलब वो आर्टिफिशियली क्रिएट होते मतलब। आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, ऐसा बोल सकते हैं। परफेक्ट, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक तरीके से तुम मान सकते हो कि मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियली क्रिएट किया किसी और ऑब्जेक्ट का। ओके सर। जो इस बेसिकली हो सकता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसी और का वर्चुअल इमेज हो, किसी और का वर्चुअल इमेज या रियल इमेज कुछ भी हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर मिरर के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर समझा। एक्चुअली थैंक नॉट यू सर। वर्चुअल, रियल इमेज। किसी और चीज का वो रियल इमेज होगा, क्योंकि अगर मिरर नहीं होता तो वो एक्चुअली मीट कर रहा होता इधर, बट बीच में मिरर लगाने के कारण वो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। यस सर, जैसे सी एग्जांपल में ओ का वो रियल इमेज है। जैसे सी एग्जांपल में अपने देखो बेसिक सर मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, ओके चलो, और कोई डाउट्स नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं आज। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट वीक थैंक मिलते यू हैं। सर। ओके बाय सेम एवरीवन। टू यू सर सर। सर थैंक सर यू सर एक डाउट थैंक यू है सर। सर, एक डाउट है क्या डाउट है बताओ। सर। ये जो मतलब ये थोड़ा हार्ड लगा मेरे को, लास्ट में समझ में आ गया सी वाला, तो मतलब अभी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, टेम्पररी है ना, आगे हो जाएगा। आगे तुम यूज्ड टू हो जाओगे। देखो ये नया टॉपिक है तुम्हारे लिए, तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगे, बट धीरे धीरे अपन और भी काफी सारी चीजें पढ़ते जाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। और इनकेस Yes, तुम्हें yes. तब भी अगर कुछ लग रहा है डिफिकल्टीज आ रही है तो तुम ग्रुप पे कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, तो आई कैन कंडक्ट एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर्स फॉर यू गाइस। यस ठीक है, सर, यस सर, थैंक्स ओके सर। ओके वेलकम। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।